हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 की इस सोशल साइंस की क्लास में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को कक्षा 10 की सोशल साइंस की क्लास में भूगोल विषय का अध्ययन करवा रहा हूं और भूगोल विषय में मैंने आप लोगों को जो भी क्लासेस अभी करवाई हैं सब प्रश्नोत्तर रूप में करवाई, यानी इन चैप्टर्स को हम लोग प्रश्न उत्तर के रूप में कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है, इन सारी चीज़ों को हम लोग करते हुए चल रहे हैं। अभी तक मैंने देखिए आप लोगों को भूगोल विषय के अंतर्गत 3 चैप्टर का अध्ययन करा दिया है। जब सबसे पहले जो चैप्टर था वो देखिए संसाधन और विकास था। दूसरा जो चैप्टर था वन एवं वन्य जीव संसाधन था। तीसरा चैप्टर जो था हमारा जल संसाधन था। आज जो है चौथा चैप्टर है वो एग्रीकल्चर यानी कृषि है। इसके बारे में हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके ऐसे प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं, उनको हम लोग इस क्लास में करेंगे और उनको देखेंगे कि किस तरीके से उनका आंसर लिखना है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और आप लोग अपने जो भी मित्र हों जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हों या बहुत से ऐसे सीनियर स्टूडेंट जो इस क्लासेस को देख रहे हैं, तो वो अपने छोटे भाई बहन या अपने जो सगे संबंधी हों वो अगर बोर्ड का एग्जाम इस साल दे रहे हैं तो उनको इन क्लासेस के बारे में सूचित करें, बताएं, जिससे क्या होगा कि इसका बेनिफिट उन लोगों को भी मिलेगा। क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो विज्ञान और मैथ पर बहुत फोकस करते हैं लेकिन सोशल साइंस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। उनको बहुत समस्या होती है कि सोशल साइंस में क्या पढ़ना चाहिए, इतना बड़ा सिलेबस है, बहुत प्रॉब्लम होगी, कौन से प्रश्न को तैयार किया जाए। तो उनके लिए क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। तो चलिए आज की क्लास को देखिए। हम लोग को क्या पढ़ना है, कृषि नामक चैप्टर पढ़ना है जो आपके भूगोल विषय का चौथा चैप्टर है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। ठीक, चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10 और इस एनसीईआरटी सोशल साइंस की क्लास 10 में हम लोग सबसे पहले किस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, भूगोल विषय का। तो भूगोल विषय में देखिए आपका जो चौथा चैप्टर है अध्याय 4 जो है वो कृषि यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इस चैप्टर में देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं। सबसे पहले कृषि का अर्थ और उसका महत्व, दूसरा दिया भारत में कृषि के प्रकार, फिर देखिए कृषि की प्रमुख फसलें जैसे खरीफ, रबी और जायद, उसके बाद देखिए खाद्य फसलें, नकदी फसलें, पौधरोपण कृषि या कृषि का आधुनिकीकरण, भारत में कृषि की समस्याएं, कृषि सुधार और जैविक कृषि। इतने जो टॉपिक हैं आपके इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इस चैप्टर के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तर प्रश्न है उनको सॉल्व कर लिया जाए और उसके बाद फिर हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए सबसे पहला आपका देखिए इस चैप्टर का प्रश्न क्या है कि कृषि से आप क्या समझते हैं, यानी कृषि किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा कि भूमि को जोत कर उसमें बीज बोना, पौधों की देखभाल करना और उनसे अन्न, फल, सब्जियां इत्यादि प्राप्त करना क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। और यह क्या है, मानव की प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है, यानी मनुष्य ने प्राचीन काल से ही इस प्रकार की क्रिया को करना शुरू किया है और इसीलिए यह सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रिया मानी जाती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा जा सकता है शॉर्ट में कि भारत में कृषि का क्या महत्व है। तो देखिए कृषि का महत्व क्या है, सबसे पहला महत्व है कि यह भारत की लगभग 50% से अधिक जनसंख्या के लिए रोजगार उपलब्ध करता है, यानी आधे से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। दूसरी चीज क्या है कि यह अपने देश की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी अपने देश में भोजन के रूप में जो अनाज का उपयोग लोग करते हैं तो उस अनाज की पूर्ति किसके द्वारा होती है, कृषि के द्वारा होती है। तीसरा देखिए क्या है कि यह उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है, जैसे कपड़ा उद्योग के लिए कपास, यानी बहुत से ऐसे उद्योग धंधे हैं जिनके लिए कच्चे माल का भी जो उपलब्धि प्राप्ति होता है, कहाँ से होता है, कृषि के द्वारा। जैसे देखिए सूती वस्त्र उद्योग के लिए कहाँ से कच्चा माल मिलता है, कपास के द्वारा। उसी प्रकार से देखिए गन्ना और गुड़ उद्योग के लिए कहाँ से मिलता है, चीनी और गुड़ उद्योग के लिए तो गन्ने से मिलता है। तो इसीलिए विभिन्न प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं उनके लिए कच्चे माल की पूर्ति भी से होती है। इसके अलावा देखिए कृषि से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। कैसे होती है, जब भारत की जो कृषि फसलें हैं किसी दूसरे देश में बेची जाती हैं तो उससे क्या होता है, हमको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। इसके बाद फिर देखिए भारत में कृषि के प्रमुख प्रकार कौन से हैं।
ये प्रश्न है। तो भारत में देखिए कृषि के प्रमुख प्रकार मुख्यतः देखिए 3 प्रकार के, एक है आदिम निर्वाह कृषि, दूसरा है सघन निर्वाह कृषि और तीसरा है वाणिज्यिक या व्यापारिक कृषि। ठीक, फिर उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है इसमें कि खरीफ, रबी और जायद की फसलें क्या होती है, यानी खरीफ, रबी और जायद की फसलें किसे कहते हैं। तो देखिए खरीफ की फसल क्या होती है कि ऐसी फसल जिसका मानसून के आगमन पर बुआई किया जाता है, यानी मानसून जब आने वाला रहता है या आने वाला होता है उसी समय इसकी बुआई की जाती है, जैसे धान, मक्का, कपास, ये सब कैसी फसलें हैं, खरीफ की फसलें। उसके अलावा देखिए जो दूसरी है रबी फसल, तो रबी फसल देखिए एक ऐसी फसल है जो सर्दियों के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है, यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच में। देखिए और इस फसल में देखिए कौन कौन सी फसलें आती हैं, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर इत्यादि। इसके बताओ देखिए तीसरी जो है जायद की फसल है, ये फसल कब बोई जाती है कि गर्मियों के बीच में मौसम, यानी बरसात के आने से पहले और गर्मी के, यानी बरसात और गर्मी के बीच के मौसम में। इसमें देखिए कौन कौन सी फसलें होती हैं, तरबूज, खरबूज, मूंग, इस तरीके से खीरा, ककड़ी, ये सब कब बोई जाती हैं, जायद की फसलों के। ठीक, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, खाद्य फसलें कौन कौन सी। खाद्य फसलें का मतलब कि ऐसे फसलें जिनका खाने पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो खाद्य फसलों में देखिए जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, देखिए दालें इत्यादि, ये सब क्या है, खाद्य फसलें। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है नकदी फसलें कौन कौन सी, यानी कैश क्रॉप्स किसे कहते हैं। तो नकदी फसलें का मतलब देखिए क्या होता है कि ऐसे फसलें जिनसे बेचने पर बहुत ज्यादा पैसे की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, और जिनका कृषि जो है या जिनका उत्पादन लोग ज्यादातर किस काम के लिए करते हैं, व्यापारिक कार्य के लिए। जैसे देखिए कपास, गन्ना, जूट, चाय, कॉफी, तंबाकू आदि क्या है, नकदी फसलें हैं जिन्हें लोग बेच कर क्या करते हैं, आय प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन कौन से, यानी भारत में चाय का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन से हैं। तो देखिए इसमें कौन से राज्य हैं, असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है और केरल, ये क्या है, भारत के चाय उत्पादक प्रमुख राज्य हैं। इसके बाद फिर देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है छोटे प्रश्न में कि ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, जैविक कृषि कहते हैं। जैविक कृषि क्या है, तो जैविक कृषि किसे कहते हैं कि ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक या कृत्रिम साधनों का उपयोग न करके प्राकृतिक साधनों से उत्पादन किया जाता है, उसे जैविक कृषि कहते हैं। यानी ऐसी कृषि जिसमें किसी भी प्रकार का कीटनाशक का प्रयोग न किया जाए, किसी भी प्रकार का खाद न उपयोग किया जाए रासायनिक, बल्कि कैसी खाद प्रयोग किया जाए, जैविक खाद, जैसे गोबर वगैरह का इस्तेमाल करके और बिना किसी रासायनिक खाद का उपयोग करके, बिना कीटनाशक का उपयोग करके जब कोई फसल उगाई जाती है तो उस फसल को क्या कहा जाता है, या कृषि की जाती है, तो जैविक कृषि या जैविक फसल कहलाती है। अगला प्रश्न क्या देखिए, कृषि में सिंचाई का क्या महत्व है। तो कृषि में सिंचाई का देखिए क्या महत्व है कि सिंचाई फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक जल उपलब्ध कराती है और मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। यदि अगर मानसून अनिश्चित है, मानसून लेट आ रहा है या पहले आ रहा है या फिर मानसून न ही आ रहा है, तो उस समय सिंचाई कहाँ से होगी, तो सिंचाई के साधनों के द्वारा ही होगी। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत में कृषि की 2 प्रमुख समस्याएं बताइए। यानी अगर आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कृषि की 2 प्रमुख समस्याएं बताइए, तो पहला समस्या क्या है भारत में कि मानसूनी वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता, यानी भारत की जो कृषि है ज्यादातर मानसून के ऊपर डिपेंड है, ये एक प्रकार की क्या है, समस्या है। दूसरा क्या है कि छोटे छोटे खेतों का बंटवारा और सीमित कृषि भूमि। दूसरी समस्या क्या है कि भारत में जो खेत हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं और जो कृषि का भूमि है वो सीमित है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, समस्या है। अब देखिए इस चैप्टर से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तर प्रश्न। तो दीर्घ उत्तर प्रश्न में देखिए सबसे पहला प्रश्न आपका यही है कि भारत में कृषि के प्रमुख प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अभी हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखा कि कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, अब इनकी व्याख्या करने के लिए देगा तो आपको इनके बारे में लिखना पड़ेगा। तो देखिए भारत में 3 प्रमुख प्रकार की कृषि जो है प्रचलित है। पहले क्या है, आदिम निर्वाह कृषि, तो इसके बारे में लिखेंगे कि यह कृषि छोटे खेतों पर पारंपरिक औजारों से की जाती है। इस प्रकार की खेती का उद्देश्य परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। यह कृषि देखिए अपने देश में पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है और इस प्रकार की कृषि को देखिए झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। इसका और भी नाम है, कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है।
तो इस तरह की कृषि जो है आदिम निर्वाह कृषि में आती है। यानी इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य होता है कि अपने परिवार की जीविका को चलाना, अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये खेती की जाती है। दूसरी देखिए है सघन निर्वाह कृषि। यह कृषि देखिए किस प्रकार की होती है, तो यह कृषि भूमि पर बार बार फसल उगा कर की जाती है। यानी एक ही भूमि पर अलग अलग समय में अलग अलग फसलें उगाई जाती है। जैसे देखिए जो है रबी की फसल, तो खरीफ की फसल, तो जायद की फसल, तो भूमि पर बार बार फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा इस प्रकार की कृषि में देखिए अधिक श्रम और सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी इस प्रकार की कृषि करने के लिए लोगों को जरूरत पड़ती है ज़्यादातर, और लोग क्या करते हैं, इसमें सिंचाई का उपयोग करते हैं। यह कृषि देखिए मुख्यतः कहाँ पर होती है, गंगा के मैदानों में। यानी गंगा के जो आसपास के मैदान है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब क्षेत्रों में जो है इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसके बाद फिर देखिए जो तीसरे प्रकार की कृषि है वो वाणिज्यिक कृषि है। ये कृषि देखिए कहाँ पर होती है, बड़े क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक के साथ की जाती है। इस प्रकार की कृषि कहाँ है, बड़े बड़े क्षेत्रों में नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जो है मशीनों का उपयोग करके इस प्रकार की खेती को किया जाता है। और इस प्रकार की खेती का उद्देश्य क्या होता है कि जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको बाजार में बेचा जाता है। इस प्रकार की कृषि का उदाहरण देखिए कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, ये सब किस प्रकार की खेती में आते हैं, व्यापारिक कृषि। इसका मकसद ये होता है कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए और बाजार में बेचकर मुनाफा कमाया जाए। ठीक, देखिए अब देखिए क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या है, यानी भारत की जो कृषि है उसकी क्या विशेषता है। तो पहला देखिए, इसको चाहे हेडिंग करके लिख सकते हैं आप लोग, चाहे कॉमा कर करके लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे देखिए अगर हेडिंग डाल के लिखना हो या पॉइंट डाल के लिखना हो तो क्या करेंगे कि भारत की कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, फिर 1, 2, 3 करके लिखेंगे। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि भारत की कृषि की प्रमुख विशेषताओं में मानसून पर निर्भरता, खाद्य फसलों की प्रधानता, श्रम प्रधान और निर्वाह उन्मुख खेती, छोटे जोत के आकार और विविधतापूर्ण फसलें शामिल है। यह अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है जो बड़ी आबादी को रोजगार और राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। तो इस तरह से आप इसको कॉमा कर करके लिख सकते हैं, चाहे पॉइंट देकर लिख सकते हैं। तो पॉइंट देकर लिखेंगे तो आपके 6-7 पॉइंट इसमें आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में प्रमुख खाद्य फसलों का वर्णन करें। यानी भारत की जो प्रमुख खाद्य फसलें हैं उनका वर्णन करना है, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है। जैसे सबसे पहले क्या है, धान। तो धान क्या है, एक खरीफ की फसल है और इस फसल के लिए देखिए अत्यधिक वर्षा यानी लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ती है। इसके लिए जो तापमान चाहिए वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर उसके ऊपर तक का तापमान चाहिए। ये ऐसे क्षेत्रों में उगाई जाती है जहां पर इस तरह की दशा मिलती है। इसके बाद देखिए इस फसल के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो देखिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तमिलनाडु है। तो यहाँ पर इस प्रकार की खेती जो है फसल उगाई जाती है। इसके बाद फिर देखिए जो दूसरी खाद्य फसल है वो गेहूं है। तो गेहूं क्या है, एक प्रकार की रबी की फसल है। इसके लिए देखिए ठंडा और नम मौसम, तापमान जो है लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए देखिए जो वर्षा की मात्रा है वो कम जरूरत पड़ती है, इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ती है। इसके जो प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात है। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में लिखना होगा। फिर उसके बाद देखिए मक्का, ज्वार और बाजरा। तो ये देखिए ये किस प्रकार की फसलें हैं, ये मोटे अनाज की फसलें हैं। ये ऐसे क्षेत्रों में उगाई जाती हैं जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बरसात नहीं होती, यानी वे सूखे क्षेत्र होते हैं जहां बलुई मिट्टी होती है, तो वहां पर इस प्रकार की खेती की जाती है। और इस प्रकार के जो मोटे अनाज हैं इनका उत्पादन राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2-3 फसलों को अगर आपसे पूछा जाए खाद्यान्न फसलों के बारे में तो इनके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए भारत में प्रमुख नकदी फसलों का वर्णन कीजिए। अगर आ जाए कि भारत में जो प्रमुख नकदी फसलें हैं उनका वर्णन कीजिए तो उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कपास के। तो कपास क्या है कि एक काली मिट्टी में होने वाली फसल है और इसका उत्पादन किस लिए किया जाता है, तो सूत के लिए, यानी सूती कपड़ा उद्योग जो होता है वहां पर इसका जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ पर होती है, तो महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा मात्रा में की जाती है। दूसरे देखिए नकद फसल क्या है, जूट है।
तो जुट कहाँ पे होता है? यह एक ऐसी फसल है जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में खास करके पश्चिम बंगाल में होती है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग देखिए बोरे बनाने के लिए, चाट बनाने के लिए, जो है खादी कपड़ों के बनाने के लिए, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद फिर देखिए तीसरी जो है नकदी फसल गन्ना है। तो गन्ना देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में प्रमुख रूप से होती है। ये एक ऐसी फसल है जिसको देखिए पूरा कंप्लीट होने में लगभग 1 वर्ष समय लग जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ती है। और इस फसल का उपयोग कहाँ पर होता है? चीनी और गुड़ उद्योग में। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। उसके बाद फिर देखिए अगली जो है चाय है। तो चाय का उत्पादन देखिए कहाँ पर होता है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में। और चाय जो है एक प्रमुख पेय फसल है। इसका उपयोग देखिए लोग क्या करते हैं? चाय के लिए पीने के रूप में उपयोग करते हैं। और उसके साथ साथ ये जो है चाय अपने देश से दूसरे देशों में क्या की जाती है? निर्यात की जाती है। इसके बाद फिर देखिए अगली जो नकदी फसल है वो कॉफ़ी है। और कॉफ़ी भी देखिए एक प्रकार का क्या है? पेय फसल है। इसका उत्पादन देखिए कहाँ पर होता है? कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। तो इस तरीके से जो नकदी फसलें हैं उसका वर्णन आप कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएं और उनके समाधान बताइए। यानी कृषि की कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनको समस्याओं को दूर करने के लिए कौन कौन से समाधान या उपाय किए जा सकते हैं। तो देखिए भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएं पहले बताएंगे। तो समस्या पहले क्या है कि मानसून पर निर्भरता। दूसरी समस्या क्या है? भूमि का क्षरण। तीसरा समस्या क्या है? सीमांत जोत यानी छोटे छोटे जोत हैं। चौथा क्या है? किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। और पांचवा क्या है? वैज्ञानिक तकनीकों का कमी। यानी इस प्रकार की 4-5 समस्याएं अपने देश की खेती में देखी जाती है। पहले क्या है कि ज्यादातर कृषि जो है मानसून पर निर्भर होती है। अगर मानसून सही से नहीं आता है किसी वर्ष तो लोगों की फसल खराब हो जाती है। भूमि का क्षरण इसलिए होता है कि पेड़ पौधों की कटाई होती है, लोग अत्यधिक सिंचाई कर देते हैं, तो इससे क्या होता है? भूमि का क्षरण हो जाता है। सीमांत जोत यानी यहाँ पर देखिए लोगों के पास खेतें बहुत छोटे छोटी हैं, छोटे छोटे खेतों में लोग मेड़ बना के रखते हैं जिसकी वजह से खेती सही तरीके से नहीं हो पाती है। और किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर का मतलब कि किसान जो है ज़्यादातर जो कृषि करते हैं वो आजीविका के लिए करते हैं, तो इसलिए उनके पास आमदनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए भी कृषि प्रभावित होती है। और वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग जो है नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं होती है और उतनी ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में लोगों के पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो कृषि से संबंधित इन सब अभावों की वजह से ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब देखिए इसका समाधान क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहला क्या होगा कि सिंचाई के साधनों का विस्तार करना होगा, यानी सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाएं जिससे क्या हो कि मानसून न आए फिर भी लोग अपने खेतों में फसल को उगा सकें। दूसरा देखिए क्या होगा कि भूमि सुधार कार्यक्रम चलाकर, यानी विभिन्न प्रकार की जो ऐसी भूमि है जिसमें अभी भी किसी भी प्रकार की कृषि का उत्पादन नहीं किया जा रहा है या ऊसर भूमि है, बंजर है, तो उसको विभिन्न प्रकार के रासायनिकों का उपयोग करके उसको कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया जाए। इसके अलावा देखिए कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण के द्वारा, यानी कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रिसर्च किए जाएं और जो खेती किसानी करने वाले जो किसान हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, तब जाके सुधार हो सकता है। इसके अलावा देखिए सहकारी कृषि प्रणाली विकसित किया जाए, यानी कोऑपरेटिव कई लोगों को एक साथ मिला के सामूहिक रूप से कृषि की जाए। जैसे देखिए महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जो गन्ने की खेती की जाती है देखिए वो सामूहिक रूप से की जाए। उसी प्रकार से आप देखते हैं कि गुजरात में जो अमूल की फैक्ट्री है, कंपनी है, वहाँ भी देखिए जो दूध का उत्पादन किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है? सामूहिक रूप में, कोऑपरेटिव रूप में। तो सहकारी प्रणाली को अपनाया जाए। फसलों का देखिए विविधीकरण और जैविक कृषि को अब बढ़ाया जाए, यानी एक ही प्रकार की फसल हर समय न बोई जाए बल्कि क्या किया जाए? उसमें बदलाव किया जाए। इससे क्या होगा कि मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहेगी। बीच बीच में देखिए दलहन फसलों को भी मिट्टी में बोया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मिट्टी की उर्वरता बन जाती है। और फिर क्या किया जाना चाहिए? जैविक कृषि को बढ़ावा, यानी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग या कीटनाशकों का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, बल्कि गोबर की खाद या जो घर के घरेलू कचरे होते हैं या पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों को, उनको जाके अपने खेतों में डालना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से ये समाधान कर सकते हैं। अब देखिए भारत में कृषि सुधारों की व्याख्या कीजिए, यानी भारत में कृषि सुधार के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं उनका व्याख्या करना है। जैसे देखिए उसको उत्तर में क्या लिखेंगे? सबसे पहले भूमि सुधार। तो अपने देश में देखिए आज़ादी के बाद क्या किया गया? भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें देखिए जमींदारी उन्मूलन, भूमिधर अधिकार इत्यादि को क्या किया गया? दूर करने का प्रयास किया गया। इसके बाद देखिए जो है चकबंदी, हदबंदी, इस सारी चीजें कराई गई। तो ये क्या है? एक प्रकार से कृषि के लिए किया गया प्रमुख सुधार था।
दूसरा देखिए क्या है कि हरित क्रांति जो अपने देश में लाई गई, या हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था कि भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना। तो इसके लिए क्या क्या किया गया कि बेहतर उपज वाले बीज, जिसको HY भी कहा जाता है, इसका प्रयोग किया गया। विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। सिंचाई के साधनों का बेहतर प्रयोग किया गया, इनका विस्तार किया गया। लेकिन इसका फायदा देखिए भारत के हर राज्य को नहीं हुआ, बल्कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्यों ने इसका ज्यादा फायदा उठाया, बाकी राज्य इसके फायदे से अछूते रह गए। इसके बाद फिर देखिए कृषि ऋण एवं बीमा, यानी किसानों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृषि ऋण दिया गया। उनकी फसलों का बीमा कराया गया कि सूखे की वजह से, बाढ़ की वजह से या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो उनको क्या दिया जाए, बीमा दिया जाए। किसानों को देखिए सस्ते ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध कराया जाता है। देखिए इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की गई थी 2000 ईस्वी के लगभग। तो ये सब क्या है कि किसानों को जो है आर्थिक सुरक्षा देने के लिए की गई थी। इसके बाद फिर देखिए कृषि में तकनीकी सुधार किया गया, कृषि में नई नई तकनीकों का उपयोग किया गया, जैसे देखिए ट्रैक्टर का, कंबाइन हार्वेस्टर का, ड्रिप सिंचाई का। इसकी सहायता से क्या हुआ कि कृषि में और बेहतर तरीके से सुधार हुआ। फिर उसके अलावा देखिए कृषि विपणन सुधार किया गया, यानी कृषि में भंडारण की सुविधा बेहतर की गई। ये जो ई-नैम जैसी परियोजनाएं शुरू करके मंडियों में सुधार किया गया। FCI या PDS जैसी योजनाओं को चलाया गया। इसके द्वारा क्या हो गया, कृषि विपणन में सुधार हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में जैविक कृषि का महत्व बताइए, यानी जैविक कृषि क्यों की जाती है, इसका क्या महत्व है। तो देखिए इसको उत्तर कैसे लिखेंगे कि जैविक कृषि से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, इससे किसानों की जो लागत होती है वो घटती है, यानी जब रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं करेंगे, कीटनाशकों का उपयोग नहीं करेंगे, उनका खर्चा क्या होगा, कम लगेगा। उत्पाद जो है स्वास्थ्यवर्धक होता है, यानी इससे जो प्रोडक्ट होता है वो हानिकारक नहीं होता है, इससे स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होता है। यह सतत विकास को प्रोत्साहित करती है, यानी इस प्रकार से पर्यावरण को क्षति नहीं होती है। तो यह क्या करती है, सतत विकास या समावेशी विकास को प्रोत्साहन देती है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है और भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए कौन से प्रावधान किए गए, यानी खाद्य सुरक्षा क्या है और इसके लिए भारत में कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो इसको क्या लिखेंगे कि खाद्य सुरक्षा से आशय है कि सभी लोगों के पास हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक शारीरिक और आर्थिक पहुंच हो, ताकि वे सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सके। यानी देश के सभी लोगों के पास हर समय पर्याप्त रूप से, सुरक्षित रूप से और पौष्टिक भोजन शारीरिक और आर्थिक रूप से पहुंचे, जिससे क्या होगा कि वे सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। इसके लिए देखिए भोजन की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य शामिल है। तो खाद्य सुरक्षा के देखिए 3 आयाम है। पहला क्या है, उपलब्धता, दूसरा क्या है, सुलभता, और तीसरा क्या है, सस्ते दाम पर प्राप्ति। तो इसको देखिए सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई प्रमुख प्रावधान किए हैं। उन प्रमुख प्रावधानों में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले देखिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS की शुरुआत की, जिससे क्या होगा कि कम दाम पर, बहुत सस्ते मूल्य पर गरीबों को क्या मिले, खाद्यान्न उपलब्ध हो जाए। देखिए गरीब लोगों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। अभी देखिए जब तक कोविड नहीं आया था तब तक सरकार ने इस योजना के तहत जो है अपने देश में गरीब किसानों को 2 रुपये और 3 रुपये किलो गेहूं और चावल जो है उपलब्ध कराया था। अब क्या हो गया है कि इसको मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो लागू किया गया था, उसके तहत देखिए क्या हुआ कि देश की 67% आबादी को 1 रुपया से 3 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से अनाज दिया गया। इसके बाद फिर देखिए सरकार के द्वारा अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई। इस योजना में अधिक गरीब परिवारों को सस्ते दर पर देखिए 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह दिया गया। उसके बाद देखिए सरकार के द्वारा जो गरीब किसान है या जो बेघर लोग हैं या बहुत अति पिछड़े लोग हैं, उनके बच्चों को विद्यालय में मिड डे मील योजना शुरू की कि वो बच्चे विद्यालय में जब पढ़ेंगे तो उनको मुफ्त में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनके अंदर कुपोषण की समस्या नहीं होगी। फिर उसके बाद देखिए बफर स्टॉक नीति अपनाई गई। सरकार के द्वारा FCI को कहा गया कि अपने देश में खाद्यान्नों के जो है भंडारण को और बढ़ाया जाए, उसको बेहतर किया जाए। तो इसलिए देखिए सरकार के द्वारा अनाज का भंडारण करके उसको क्या किया गया, आपूर्ति को स्थिर रखा गया। कभी किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो जाती है तो ये अनाज जब बफर रूप में रखे रहेंगे तो उसका इस्तेमाल वहां पर किया जा सकता है।
इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई। ये कब शुरू की गई थी? जब कोविड-19 आया था तो उस समय इस योजना को शुरू किया गया था और इसके तहत क्या किया गया था? मुफ्त बना दिया। और इस योजना को देखिए अभी तक विस्तारित किया गया है। अभी तक किसानों को जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको क्या किया जा रहा है? सरकार की तरह मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए तो लास्ट में क्या लिखेंगे कि इन प्रावधानों का उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्राप्त हो। ठीक है, देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, यानी भारत की कृषि को वैश्वीकरण ने किस तरीके से प्रभावित किया। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे सकारात्मक में या नकारात्मक में। तो दो प्रकार से, यानी पहले आप एक बार हेडिंग डालेंगे क्या, सकारात्मक प्रभाव, फिर उसके बाद इसको लिख लेंगे तो नकारात्मक। और सकारात्मक प्रभाव में देखिए इस तरीके से कॉमा देके भी लिख सकते हैं या फिर पॉइंट देकर लिख, तो पॉइंट देकर लिखना ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे देखिए सकारात्मक प्रभाव में क्या लिखेंगे कि वैश्वीकरण से क्या हुआ, बाजार पहुंच में वृद्धि हुई। दूसरा क्या हो गया कि किसानों की आय में वृद्धि हुई, कृषि के क्षेत्र में तकनीकी उन्नति हुई, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास हुआ। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों से जो है कुछ दूसरे पदार्थ, जैसे देखिए टमाटर का उपयोग करके टोमेटो सॉस बनाया जाता है, उसी प्रकार से देखिए जो है मक्के का उपयोग करके पॉपकॉर्न बनाया जाता है। ये सब क्या है, खाद्य फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, यानी विभिन्न प्रकार के जो खाद्यान्न फसलें हैं उसका उपयोग करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना, तो ये सब क्या हो जाता है, फूड प्रोसेसिंग। ठीक, जैसे देखिए नकारात्मक प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, यानी इससे देखिए इतना सारा फायदा भी हुआ तो इससे कुछ नुकसान भी। नुकसान क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। कंपटीशन होने की वजह से क्या हो जाता है कि फसलों के रेट गिर जाते हैं, दाम कम हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए लागत बढ़ती है, यानी और लाभप्रदता घट जाती है, यानी एक ही प्रकार की कृषि जब बहुत से लोग करने लगते हैं, कंपटीशन उनके बीच में हो जाता है, तो क्या हो जाता है, लागत बढ़ जाती है लेकिन उनका लाभ घट जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि जब आलू की बुवाई होती है तो आलू की जो बीज को खरीद के ज़्यादा दाम पे किसान उसको बोते हैं, लगाते हैं, लेकिन जब आलू का उत्पादन हो जाता है तो देखिए वो आलू बहुत कम रेट में बिकने लगता है। इससे क्या हो जाता है कि शुरुआत में किसानों की लागत तो बहुत लगती है, लेकिन जब उत्पादन होने के बाद उसका जो फायदा होता है वो घट जाता है। अगला क्या होगा कि सब्सिडी में कटौती, यानी जब वैश्वीकरण का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा तो सरकार के द्वारा सब्सिडी कम दी जाएगी। इससे क्या होगा, किसानों को नुकसान होगा। किसानों पर देखिए दबाव पड़ता है। बहुत से ऐसे किसान हैं जो फसलों के नष्ट हो जाने की वजह से या विभिन्न प्रकार के ऋण लिए रहते हैं और फसल जब नष्ट हो जाती है तो वो क्या करते हैं, कर्ज नहीं चुका पाते हैं। तो देखते हैं महाराष्ट्र में या फिर बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर किसान जो है क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है। इसके अलावा देखिए पर्यावरणीय परिणाम भी होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल उगाने के चक्कर में, ज़्यादा फायदा उठाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, जल जो है दूषित हो जाता है। तो ये सब समस्याएं होती हैं। मिट्टी का क्षरण होता है, बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं जिससे उपजाऊ मिट्टी बहकर चली जाती है। तो ये सब क्या है, पर्यावरणीय परिणाम है। और मानव संसाधनों में कमी देखी जाती है। मानव संसाधन में कमी कैसे होगी, जब विभिन्न प्रकार के मशीनों का उपयोग किया जाएगा, उपकरणों का, यंत्रों का उपयोग किया जाएगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों का रोजगार जो है कृषि क्षेत्र से छीन जाएगा। तो ये सब क्या है, इसके नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने देखिए आपके चौथे चैप्टर कृषि का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में, उनका बेहतर तरीके से जो है प्रश्नोत्तर रूप में अध्ययन किया और मैंने अपने तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ों को समझाने का भी प्रयास किया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को लगता है कि किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको समझाने का प्रयास आपको फिर से करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। अगली क्लास में हम लोग फिर आपका जो अगला चैप्टर है यानी 5वां चैप्टर जो खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।